लॉ 42 हिंदी। नेता पर वार करो, झुंड अपने आप बिखर जाएगा। स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। लॉ 42 यह सिखाता है कि किसी भी समूह, संगठन, विद्रोह, आंदोलन, गिरोह, सेना या सत्ता संरचना के पीछे हमेशा एक या कुछ गिने चुने केंद्रीय व्यक्ति होते हैं जो पूरे तंत्र को संचालित करते हैं। बाहरी रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि शक्ति पूरे समूह में फैली हुई है, पर वास्तविकता यह होती है कि दिशा, ऊर्जा, आदेश और रणनीति एक ही केंद्र से निकल रही होती है। जब तक वह केंद्र सुरक्षित रहता है, तब तक पूरा ढांचा मजबूती से खड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही उस केंद्र पर प्रहार किया जाता है, पूरी व्यवस्था भीतर से टूटने लगती है। मानव स्वभाव मूल रूप से मार्गदर्शन खोजता है। अधिकांश लोग स्वतंत्र रूप से दिशा तय नहीं करते, बल्कि किसी न किसी नेता, विचारक, गुरु, राजा, सेनापति, बॉस या प्रेरक व्यक्ति के संकेतों पर चलते हैं। यही कारण है कि किसी भी भीड़ में वास्तविक शक्ति संख्या में नहीं, नेतृत्व में होती है। संख्या केवल तब तक प्रभावी होती है जब तक उसके पीछे कोई दिशा देने वाला मौजूद हो। इतिहास इस सिद्धांत से भरा पड़ा है कि जब किसी संघर्ष में पूरे समूह से लड़ने के बजाय उसके नेता को ही समाप्त कर दिया गया, तो वही समूह बिना किसी बड़े युद्ध के स्वतः बिखर गया। इसका कारण यह है कि नेता केवल आदेश नहीं देता, बल्कि लोगों के मन में विश्वास, साहस और उद्देश्य भी भरता है। जैसे ही वह व्यक्ति हटता है, लोगों के भीतर का साहस भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। चंगेज खान की रणनीति इसका सबसे सटीक उदाहरण मानी जाती है। वह कभी भी पूरी सेना को अंधाधुंध नष्ट करने पर ऊर्जा व्यर्थ नहीं करता था। उसकी रणनीति स्पष्ट होती थी। पहले दुश्मन के राजा, सेनापति या सबसे प्रभावशाली अधिकारी को समाप्त करो। जैसे ही वह व्यक्ति गिरता था, पूरी सेना में भय फैल जाता था। सैनिकों को यह समझ में आ जाता था कि अब कोई उन्हें दिशा देने वाला नहीं है। नतीजा यह होता था कि कई बार बिना बड़े युद्ध के ही दुश्मन आत्मसमर्पण कर देता था। लॉ 42 यह भी स्पष्ट करता है कि नेता केवल तलवार उठाने वाला योद्धा नहीं होता। कई बार असली नेता मंच पर दिखाई भी नहीं देता। वह पर्दे के पीछे बैठा रणनीति बनाता है, विचार गढ़ता है और दूसरों के माध्यम से अपने निर्णय लागू करवाता है। ऐसे मामलों में चुनौती और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि दिखाई देने वाले चेहरे अक्सर केवल मोहरे होते हैं। असली खिलाड़ी कहीं और बैठा होता है। रोमन साम्राज्य में इस नियम का बार बार प्रयोग हुआ। जब भी किसी प्रांत में विद्रोह उठता था, रोम की सेना पूरे नगर को जलाने की बजाय उस विद्रोह के मुखिया को पकड़कर सार्वजनिक रूप से दंड देती थी। जैसे ही वह व्यक्ति समाप्त होता था, विद्रोह अपने आप शांत हो जाता था। उसका कारण यह था कि बाकी लोग भीतर से भयभीत हो जाते थे और उन्हें यह एहसास हो जाता था कि अब उन्हें दिशा देने वाला कोई नहीं बचा। यह कानून केवल युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं है। यह व्यापार, अपराध जगत, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक आंदोलन और यहाँ तक कि ऑफिस की राजनीति में भी उतनी ही गहराई से लागू होता है। किसी कंपनी में समस्या का स्रोत अक्सर कोई एक विषैला नेता होता है। जब तक वह व्यक्ति पद पर बना रहता है, तब तक पूरा वातावरण दूषित रहता है। जैसे ही उसे हटाया जाता है, पूरा माहौल अपने आप बदलने लगता है। लॉ 42 का मनोवैज्ञानिक आधार यह है कि अधिकांश लोग आत्मविश्वास उधार लेते हैं। वे स्वयं में इतना साहस नहीं रखते कि अकेले किसी बड़े संघर्ष में खड़े हो सकें। वे किसी ऐसे व्यक्ति की छाया में खड़े होते हैं जो उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वे सही हैं और जीत सकते हैं। जब वह छाया हटती है, तो वे नंगे खड़े रह जाते हैं और भीतर से टूट जाते हैं। मध्ययुगीन यूरोप में धार्मिक विद्रोहों का अध्ययन भी इसी सत्य को साबित करता है। कोई भी आंदोलन तब तक फलता फूलता रहा जब तक उसका करिश्माई उपदेशक जीवित रहा। जैसे ही उस उपदेशक को गिरफ्तार किया गया, निर्वासित किया गया या मार दिया गया, आंदोलन कुछ ही समय में समाप्त हो गया। लोग वहीं थे, समस्याएं वहीं थीं, लेकिन दिशा देने वाला नहीं रहा। लॉ 42 यह भी सिखाता है कि कई बार नेता को सीधा नष्ट करना आवश्यक नहीं होता, बल्कि उसकी छवि को नष्ट कर देना ही पर्याप्त होता है।
यदि किसी नेता की नैतिकता, विश्वसनीयता और चरित्र को पूरी तरह तोड़ दिया जाए तो उसके अनुयायी स्वयं ही उससे दूर होने लगते हैं। समूह भीतर से टूट जाता है, बिना किसी हथियार के। इस कानून का एक और गहरा पक्ष यह है कि नेता अक्सर स्वयं को जानबूझकर भीड़ में छुपा लेता है। वह यह चाहता है कि यदि हमला हो तो उसका सामना कोई और करे। ऐसे मामलों में असली केंद्र की पहचान करना सबसे कठिन और सबसे आवश्यक कार्य बन जाता है। यदि आपने गलत व्यक्ति को निशाना बनाया तो आप केवल बाहरी पत्तों को काटेंगे, जड़ सुरक्षित बनी रहेगी। लॉ 42 यह भी चेतावनी देता है कि नेता पर किया गया प्रहार अधूरा नहीं होना चाहिए। यदि आपने किसी नेता को आधा कमजोर किया और उसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया तो वह व्यक्ति और अधिक क्रूर, सतर्क और खतरनाक होकर लौट सकता है। अधूरा वार उसे शहीद बना सकता है और शहीद बना नेता साधारण नेता से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता है। फ्रांसीसी क्रांति में यही हुआ। जब तक राजा जीवित था तब तक राजशाही को समाप्त करना संभव नहीं था। तुरंत सुधार नहीं आए, लेकिन जैसे ही राजा का अंत हुआ, पूरी सत्ता संरचना एक झटके में टूट गई। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक विचार, एक युग और एक व्यवस्था का अंत था। लॉ 42 यह भी बताता है कि कई बार नेता केवल व्यक्ति नहीं होता, बल्कि एक प्रतीक होता है। ऐसे मामलों में व्यक्ति को हटाने के साथ साथ उस प्रतीक को भी तोड़ना आवश्यक होता है। यदि प्रतीक जीवित रह गया तो कोई और व्यक्ति उसी स्थान को भर देगा और वही समस्या फिर से खड़ी हो जाएगी। यह कानून स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति शक्ति के केंद्र को समझ लेता है वही सबसे कम ऊर्जा में सबसे बड़ा परिणाम हासिल कर सकता है। वह हजारों से नहीं लड़ता, वह एक से लड़ता है और वह एक पूरे हजारों का प्रतिनिधित्व करता होता है। लॉ 42 का एक और उल्लेखनीय उदाहरण शेक्सपियर की राजनीतिक रणनीतियों में मिलता है। इंग्लैंड में कई बार सत्ता के लिए संघर्ष होते रहे। शाही दरबार में विभिन्न सलाहकार, सेनापति और राजनेता अपने अपने समूह के माध्यम से शक्ति का खेल खेलते थे, लेकिन असली प्रभाव और निर्णय केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में थे। जब कोई विवाद या विद्रोह उठता तो तुरंत देखा जाता कि कौन उस समूह को दिशा दे रहा है। जैसे ही वह व्यक्ति प्रभावित होता, बाकी लोग अपने आप पीछे हट जाते। यह दिखाता है कि किसी भी संगठन की स्थिरता उसके नेता पर निर्भर करती है, न कि केवल उसके सदस्यों की संख्या पर। लॉ 42 यह भी स्पष्ट करता है कि यदि आप नेतृत्व की पहचान नहीं कर सकते तो आप शक्ति पर प्रहार करने में असफल रहेंगे। कई बार बाहरी शक्ति या दुश्मन केवल दिखावे में मजबूत दिखाई देती है, जबकि असली नेतृत्व कहीं और छिपा होता है। इस कारण से रणनीतिकार हमेशा सबसे पहले यह पहचानते हैं कि समूह की कमान किसके हाथ में है, उसके बाद ही उनका वार प्रभावी होता है। इतिहास में यह नियम कई बार क्रूर रूप से लागू हुआ। जैसे कि मॉन्टेस्क्यू और टॉकविले के अध्ययन बताते हैं, जब भी किसी तानाशाह या केंद्रीकृत शक्ति के नेता को हटाया गया तो पूरे शासन का ढांचा अचानक ढह गया। अधिकारियों, सैनिकों और प्रशासनिक इकाइयों ने अपने आप को नए शक्ति केंद्र के अनुरूप समायोजित किया, लेकिन मूल शक्ति संरचना ध्वस्त हो गई। यह दिखाता है कि एक व्यक्ति की शक्ति केवल उसकी व्यक्तिगत क्षमता से नहीं, बल्कि उसके अनुयायियों और समूह पर प्रभाव से बनती है। लॉ 42 यह भी बताता है कि कभी कभी सबसे खतरनाक नेता वह होता है जो खुलकर दिखाई नहीं देता। उसका असर गुप्त और अप्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जाता है। ऐसे नेता अक्सर सलाहकार, मार्गदर्शक या रणनीतिकार होते हैं। यदि आप सीधे उस पर वार करते हैं तो वह अपने छद्म व्यक्तित्व के कारण बच निकलता है, लेकिन यदि आप उसके नेटवर्क और अनुयायियों पर प्रहार करते हैं तो परिणाम तुरंत दिखाई देने लगता है। उदाहरण के लिए, बीजान्टिन साम्राज्य में कई बार सम्राट अपने आप को सामने नहीं रखते थे, बल्कि उनके सिपह सालार और मंत्री शासन की दिशा तय करते थे। बाहरी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य चुनौती यही थी कि सही लक्ष्य का पता लगाया जाए। जब रणनीतिकारों को खत्म कर दिया जाता तो पूरा साम्राज्य भीतर से कमजोर पड़ जाता, भले ही सम्राट शाही दरबार में सुरक्षित दिखाई दे। लॉ 42 का व्यवहारिक सबक यह है कि शक्ति केवल संख्या, संसाधन या हथियार से नहीं आती।
ये पहचान और रणनीति से आती है। यदि आप जानते हैं कि कौन आपके सामने असली नेता है, तो आप कम संसाधन में ही पूरे समूह को नियंत्रित या परास्त कर सकते हैं। यह युद्ध और राजनीति की सबसे गहरी चाल है। लॉ 42 यह भी स्पष्ट करता है कि नेतृत्व पर वार केवल हिंसा या प्रत्यक्ष संघर्ष के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी सूचना, धोखे, छल और विभाजन भी उतना ही प्रभावी होता है। यदि आप नेता को भ्रमित कर दें, उसकी विश्वसनीयता को कम कर दें या उसके अनुयायियों को डराए, तो समूह अपने आप ही बिखर जाता है। इतिहास में इसे कई बार देखा गया। मध्ययुगीन साम्राज्यों में जब कोई विद्रोही राजा को चुनौती देता, तो उसकी सेना के बीच झूठी खबरें फैला दी जाती। यह खबरें उस नेता की शक्ति और साहस पर संदेह पैदा करती। जैसे ही अनुयायी विश्वास खो देते, विद्रोह अपने आप विफल हो जाता। यह दिखाता है कि नेतृत्व की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पूरे समूह के लिए निर्णायक होती है। लॉ 42 यह भी बताता है कि कभी कभी नेतृत्व का केंद्र एक ही व्यक्ति नहीं, बल्कि एक समूह या परिवार होता है। ऐसे मामलों में रणनीति थोड़ी जटिल हो जाती है, क्योंकि आपको पूरे नेटवर्क को पहचानना और प्रभावित करना पड़ता है। रोथस्चाइल्ड परिवार के आर्थिक उद्यम इसका जीवंत उदाहरण है। उनके प्रभाव का केंद्र केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की नेटवर्किंग, गुप्त ज्ञान और वित्तीय चालें थीं। जैसे ही किसी एक शाखा पर नियंत्रण किया गया, समूह के कार्य प्रभावित होते थे और पूरी वित्तीय शक्ति में अस्थिरता आती थी। लॉ 42 का अंतिम सिखाव यह है कि असली शक्ति को समझना और उस पर सही समय पर प्रहार करना ही सफलता की कुंजी है। यदि आप केवल संख्या, हथियार या संसाधनों पर भरोसा करेंगे, तो असली शक्ति छिपे हुए केंद्र के हाथ में बनी रहेगी। केवल वही व्यक्ति या संगठन जीतता है जो पहचानता है कि असली नेतृत्व कहाँ स्थित है और उस पर कैसे प्रभाव डाला जाए। संक्षेप में लॉ 42 यह सिखाता है कि किसी भी संगठन, सेना या समूह के भीतर असली शक्ति हमेशा केंद्र में होती है। यदि आप उस केंद्र को पहचानते हैं और उसे सही समय पर चुनौती देते हैं, तो पूरे ढांचे को आसानी से नियंत्रित या परास्त किया जा सकता है। यह रणनीति केवल युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, सामाजिक संगठन और व्यक्तिगत जीवन में भी समान रूप से लागू होती है। इस कानून की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि यह सीधे यह समझाता है कि शक्ति हमेशा दृश्य और स्पष्ट नहीं होती। अक्सर असली शक्ति छुपी होती है और केवल वही विजयी होता है जो इसे पहचानने और सही समय पर प्रभाव डालने की कला जानता है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।